इसमें प्रॉफिटेबल होने के बाद भी मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा था, क्योंकि मुझे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। और एक था, और क्या बोलते, मैं छोड़ने वाला था 2023 में, हकीकत बताऊँ तो। फिर मैंने जो सोचा, 1 महीने तक तो मैंने रेस्ट किया, जैसे फरवरी मंथ में कहूँगा 2023 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं झेल नहीं पा रहा था इन चीज़ों को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, मतलब इतना ज़्यादा वर्क वगैरह, क्योंकि मैं जॉब भी करता था, तो फिर मैं बाज़ार पर ट्रेड भी ढूंढता था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और मैं छोड़ने वाला था आफ्टर प्रॉफिटेबल होने के बाद भी। फिर जो है मैं धीरे धीरे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में जो मैं खुद ही बनाया, मुझे पता नहीं था इस चीज़ों को, ट्रेडिंग में जो है पता होता है कितना। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। तो ये है हमारा वंस ईयर ट्रेडिंग चैलेंज का, आज है हमारा 18 वीक, मतलब 18 हफ्ता खत्म हो चुका। और देखते हैं कि इस हफ्ते हमने क्या किया है, या कैसे मतलब हमने एनालिसिस किया था, और क्या हमारा साइकोलॉजी था, क्या रिस्क मैनेजमेंट था। हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम अपने गोल की तरफ एक कदम और आगे गए या एक कदम और पीछे गए। तो मिलते हैं हमारे स्क्रीन पर, और आई की जर्नी हम वहीं से शुरू करते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमने मार्केट में क्या क्या एनालिसिस किया था और क्या हमारा इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक था। देखिए, सबसे पहले हम हमारे जो एनालिसिस है उसको समझ लेते हैं। इस सबसे पहला जो हमको पॉइंट मिल रहा था कि बाजार जो है एक ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर जा रहा था, और उसमें जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया नीचे के साइड में। पहला पॉइंट तो ये था, ये हमको दिख गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट हमने ढूंढने चालू किया, क्या हमें और पॉइंट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे कैंडल स्टिक पैटर्न, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे जो हमको एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप, इस जगह पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और ये यहाँ पे नज़र आ रहा था। और ये जो दिख रहा था हमको एक रेजिस्टेंस लाइन के पास दिख रहा था इस जगह पे, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर और एक रेजिस्टेंस था, लेकिन पहला जो रेजिस्टेंस था जहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया था, यहाँ पे देखेंगे एक बार रिएक्ट किया, 2 बार रिएक्ट किया, 3 बार रिएक्ट किया। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी था कि इस जगह से प्राइस जो है ब्रेकडाउन देके नीचे के साइड में और दूर जा सकता है। तो इस पे जो है हमने एक डाउन साइड में एक ट्रेड डिप्लॉय कर दिया। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 3 टेक्निकल पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जो है सीधा मैंने देखा नहीं, 26 तारीख को जो है इस कैंडल पे, यहाँ पे जो है 26 तारीख को इस कैंडल पे एक ट्रेड डिप्लॉय कर दिया मैंने, मतलब क्या है, कॉल शॉर्ट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड। ओके, ये रहा ट्रेड। यहाँ पे जो मैंने कॉल शॉर्ट किया उसमें क्वांटिटी था 2250 क्वांटिटी के आसपास था, और यहाँ पे जो 11.50 का हमें प्रीमियम हमको मिल रहा था। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, लोग बोलते हैं कि भैया ये कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। देखिए, ये एक क्या है, स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें हम जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों करते हैं। आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने प्रोबेबिलिटी, अपने स्ट्रैटेजी के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप जो है स्ट्राइक प्राइस को आगे और पीछे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि आप स्ट्राइक प्राइस को पीछे की साइड से लेते हैं, मान लेते हैं सब स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे जो है एट द मनी है, इस साइड में कॉल साइड में है। अगर मैं इस जगह पे कोई स्ट्राइक प्राइस लूँगा, मतलब इस जगह पे कोई स्ट्राइक प्राइस सेल करूँगा, तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा उतना ही लॉट पे। अगर मैं एट द मनी के पास क्वांटिटी लूँगा तो मुझे कम क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा, क्योंकि एट द मनी में प्रीमियम ज़्यादा है। तो इसीलिए ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप जो है आगे या पीछे किस साइड में जो है स्ट्राइक, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करेंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ हो सकता है। अगर आपने एट द मनी पे अगर ज़्यादा क्लोज करके या इन द मनी पे अगर पुट शॉर्ट करते हैं, तो आप सिर्फ जो है डायरेक्शनल प्ले करेंगे। अगर आपने यहाँ पे जो है अगर क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, ऑब्वियसली थीटा वर्क करेगा, लेकिन वो लास्ट टाइम में करेगा। मतलब कि जब एक्सपायरी के नज़दीक आने लगेगा तब जो है यहाँ पे थीटा वर्क करेगा। लेकिन इंस्टेंट क्या होगा, इंस्टेंट जो है सिर्फ आपका डेल्टा वर्क करेगा आगे की तरफ। मान लेते अगर एट द मनी के पास में अगर आपने सेल किया और एक क्रेडिट स्प्रेड बनाया, यहाँ पे जो है एटीएम के पास आपने एक
क्रेडिट स्प्रेड बनाया, उसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, इस टाइप का बनेगा। तो आप जो है अगर एट द मनी के पास जितने पास करेंगे या इन द मनी जाएंगे तो उसमें जो है डेल्टा, जो ग्रीक है, अगर आपको ग्रीक की अंडरस्टैंडिंग है तो डेल्टा ज़्यादा वर्क करेगा अगर आगे की तरफ जाता है तो, ठीक है। अगर आपने पीछे के साइड में लिया, मान लेते हैं कि पीछे के साइड में लिया, ऑब्वियसली अगर एटीएम के पास लेंगे तो रिस्क आपका ओवरनाइट जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब 1:1 पे आ जाता है। लेकिन अगर एट द मनी पे ले, जितना आप आउट ऑफ द मनी लेंगे तो ओवरनाइट रिस्क बढ़ता जाता है, भले आप कितना भी टाइट हेज कर लो, लेकिन एक क्या बोलता है, एक प्रोबेबिलिटी आ जाता है। और यहाँ पे जो है आपको प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट दोनों को बैलेंस करके आपको अपने हिसाब से कि मैं कितना ओवरनाइट रिस्क ले सकता हूँ, उस हिसाब से जो है लॉट आगे पीछे करके और जो पोजीशन साइजिंग को मैनेज करके आप जो है इसको डिसाइड कर सकते हो। तो मैं समझ सकता हूँ, ये एक भाई का क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था मुझे टेलीग्राम ग्रुप से, मुझे पूछा था कि सर कैसे डिसाइड करके कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है। तो ये मैं जो है पर्सनली मैं जो है कोई भी फिक्स नहीं है, मतलब कोई भी फिक्स स्ट्राइक प्राइस नहीं करता हूँ। मेरे अपने पोजीशन साइजिंग और अपने ओवरनाइट रिस्क के हिसाब से मैं आगे पीछे करके लॉट ज़्यादा कम करके वैल्यू में उतना ही रखता हूँ, प्रॉफिट जितना मेरे को लेना है उतना ही रखता हूँ, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस कभी कभी आगे पीछे करता हूँ ताकि जो मेरे ओवरनाइट रिस्क के हिसाब से मैं ये काम करता हूँ। मैं बता दिया दोनों, आगे एटीएम पे आने पे क्या आपको फ़ायदा मिलता है और आउट ऑफ द मनी पे क्या कितना फ़ायदा मिलता है। आउट ऑफ द मनी पे आपको 2 ग्रीक फ़ायदा देगा तुरंत, एक हो गया आपका थीटा हो गया और एक हो गया आपका डेल्टा, ठीक है। वेगा तो है ही, मतलब वेगा तो धोखेबाज है, वैसे भी ऑप्शन बायर की तरफ भी जाता है और ऑप्शन सेलर की तरफ जाता है। लेकिन आप एट द मनी पे ज़्यादा, एट द मनी पे या इन द मनी पे करते हो तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क डेल्टा ज़्यादा वर्क करता है, वहाँ पे थीटा से ज़्यादा है, क्योंकि आपने ऑप्शन जो बाइंग हेज किया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो अगर बाजार इसी जगह पे रुका रहता है तो ये जो बाइंग आपने किया है इसमें भी प्रीमियम गलता रहता है और सेलिंग में भी गलता रहता है, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं आता। लेकिन आउट ऑफ द मनी पे जो क्या होता है, प्रीमियम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है आउट ऑफ द मनी पे। वहाँ पे जो आप आउट ऑफ द मनी पे जो वहाँ पे जो आप हेज बाई करते हो उसमें बहुत कम प्रीमियम रहता है, वो ज़्यादा गलता नहीं है। लेकिन जो आपका सेलिंग स्ट्राइक प्राइस रहता है उसमें बहुत तेज़ी से गलता है। तो वहाँ पे 2 ग्रीक एक साथ वर्क करता है, वहाँ पे जो है थीटा एंड डेल्टा दोनों ग्रीक एक साथ वर्क करता है। तो ये अपने अपनी चॉइस के हिसाब से है। हाँ ऑब्वियसली ओवरनाइट रिस्क बढ़ जाता है और एट द मनी पे आते ही ओवरनाइट रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ये चीज़ कर सकते हो। तो अभी चलते हैं हमारे ट्रेड की तरफ चलते हैं। या फिर ट्रेड ये ट्रेड हमने डिप्लॉय कर दिया था जहाँ पे 2250 क्वांटिटी के आसपास लिया था और 5.6 रुपीज़ के आसपास जो हमें प्रीमियम हमको मिल रहा था, ठीक है। और इसमें जो हमें एक ही मौका मिला है, यहाँ पे अगर देखेंगे एक ही एडजस्टमेंट बोले, एक ही रोल डाउन करने का मौका मिला है। थोड़ा बहुत हमको नीचे गया और हमने जो है इसको प्राइस को बुक करके, मतलब वो जो हमने ट्रेड डिप्लॉय किया था उसको बुक करके रोल डाउन कर दिया। और यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था कितना का, 22,900 का सी हमने शॉर्ट किया था 3400 क्वांटिटी का आसपास। अभी के टाइम में क्वांटिटी ज़्यादा दिखेगा क्योंकि एज निफ्टी का लॉट साइज छोटा हो गया, 25 का हो गया है, तो इसलिए अभी क्वांटिटी ज़्यादा दिखता है। और यहाँ पे जो है कितना है, यहाँ पे हमने इसको हेज बाई किया था 2300 का जो सी हमने हेज बाई किया था 3.7 रुपीज़ के आसपास जो हमें प्रीमियम मिल रहा था। कुछ इस टाइप का पे ऑफ ग्राफ आपको दिख रहा होगा, बन रहा था। ओवरनेट रिस्क जो था हमारे कैपिटल का 15% के आसपास था। तो मैं इतना ही रखता हूँ, ऐसा 15% के आसपास ही रखता हूँ ओवरनेट रिस्क। एक कहाँ गया ये, ओके ठीक है। तो इसके बाद जो है ये ट्रेड जैसे ही मैंने दूसरा रोल डाउन किया नीचे के साइड में, थोड़ा सा जैसे ही नीचे गया ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट देके थोड़ा सा नीचे जा रहा था, जैसे ही नीचे की साइड में गया, मतलब प्रीमियम जैसे मेरे को गल गया, फिर मैंने जो है थोड़ा रोल डाउन किया और उसके तुरंत नहीं थोड़े बाद जो है ऊपर की तरफ, मतलब प्राइस जो है रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, हमारे ट्रेड के डायरेक्शन में नहीं, ऊपर की साइड में भाग गया और हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये यहाँ पे आपको -21,000 दिख रहा होगा, लेकिन ये 21,000 नहीं, क्योंकि हमने जो है 2 ट्रेड लिया था। फर्स्ट में एक ट्रेड लिया था, उसमें जो है 4,600 के आसपास जो है प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें जो है लगभग 17,200 के आसपास जो है हमें लॉस हुआ है इस वीक के ट्रेड में, ठीक है। ऑब्वियसली जो है ये एक्चुअली 17,000 नहीं होता, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस का जो अलर्ट आया था वो सही टाइम पे आया था, मतलब कि एज 20,000 का जो हमारा लॉस रहता है, मतलब 1% का आसपास जो हमारा लॉस रहता है, उसी लॉस पे आया था। लेकिन जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट करके तुरंत वापस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, तो हमें जो है 3,000 का स्लीपेजेस प्रॉफिट मिला। ये हमारा प्रॉफिट नहीं, एक्चुअली किस्मत से मिला है। 3,000 रुपये जो कम हमको मिला है, ये हमारा जो है किस्मत से मिला है, जिसको बोलते हैं। चलो कोई नहीं, जो भी भगवान दे, जो भी भगवान जैसा देना चाहे,
या मार्केट जैसा देना चाहे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हम बाद में जो है पता ये जो छोटे मोटे स्लिपेजेस है 3000 4000 5000 ऐसे आते ही बाद में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। तो अभी इसको हम एक्सेल शीट में क्या बोलते हैं, एक्सेल शीट में हम एंट्री कर देते हैं इसको कि अभी हमारा 18 वीक चल रहा है और हमारा जो लॉस हुआ है इस हफ्ते वो हुआ है लगभग -17,200 के आसपास जो है हमें हमारा लॉस हुआ है 18 वीक में। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप एज ए सिस्टमैटिक ट्रेडर हो, आप जो है मोस्ट ऑफ द चीज़ सिस्टम के बेसिस पे करते हो, तो आपको एक मैं चीज़ दिखा देता हूँ आज। यहाँ पे देखेंगे पहला एक हफ्ता जो है सही राइट गया था, फिर जो है दूसरा हफ्ता राइट गया है 2 3 4 5 6 7 8 वीक जो है हमारा राइट गया है, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, अभी रॉन्ग कितना गया है एक गिन लेते हैं। एक स्टॉप लॉस कितने हिट हुए, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हफ्ता जो है रॉन्ग गया है। मतलब कि आप यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी 9 वीक रॉन्ग गया है, 9 नहीं एक्चुअली यहाँ पे देखो 9 हफ्ता एक जो है यहाँ पे ऑन द कॉस्ट गया है, मतलब इस हफ्ते ऑन द कॉस्ट गया है, तो मैं इसको ऐसा हटा दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो 8 हफ्ता सही गया है और 9 हफ्ता जो रॉन्ग गया है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये लगभग जो है हमारा 50% के आसपास प्रोबेबिलिटी चल रहा है, 50% 50-50 के पास में जो प्रोबेबिलिटी चल रहा है। इसमें जो हमने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, तो तभी हम जो है इसमें प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप सिस्टमैटिक ट्रेडर हो तो आपको पता रहता है कि आप कितने लॉस करोगे और कितने प्रॉफिट करोगे, मतलब पहले से आप टेस्ट करके रखते हो, पहले से आपको पता है कितने सही जाएंगे कितने राइट जाएंगे। इसीलिए जो है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में सक्सेस रेट जो है काफ़ी हाई है, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी इतना इफेक्ट नहीं करता है, कि आपको पहले से डेटा पता होता है कितने मेरे राइट जा सकते हैं इतने मेरे रॉन्ग जा सकते हैं। इसीलिए जो है कभी भी स्टॉप लॉस जाता है तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि एज अ सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। इसीलिए मैं जो कहूँगा, अगर आप जो न्यूबी हो या मतलब एज ए मतलब आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे चले जाइए। तो ये क्योंकि यह सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है, सब कुछ आपको पता होता है पहले से, कितने सही जाएंगे कितने रॉन्ग जाएंगे, कितने स्टॉप लॉस है कितने, सब कुछ डिफाइंड होता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने दोनों तरीके का ट्रेडिंग किया है, डिक्शनरी ट्रेडिंग और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग दोनों टाइप का किया है, दोनों में अलग बेनिफिट्स है। सही बताओ तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक में लेके जा रहा हूँ एज ए, फिर भी मैं थोड़ा क्योंकि एज थोड़ा दिल पाया तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने दोनों टाइप की ट्रेडिंग किया है। तो दोनों में मैं बेनिफिट और वो क्या बोलते हैं बताता हूँ। जब आप मतलब डिक्शनरी ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं डिक्शनरी ट्रेडिंग करता था, ये पहले मैं ट्रेड ढूंढता था मार्केट में आके, फिर जो है ट्रेड लेता था, उसका अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता था, जो सब कुछ मतलब मार्केट में जैसा अपॉर्चुनिटी होता था उस टाइप के हिसाब से करता था। तो उस टाइम पे मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा लोड फील होता था कि मुझे ट्रेड मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं इस साल कुछ बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, तो काफ़ी सारे ऐसे टेंशन सर पे घूमता था, ठीक है। और मैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था मार्केट में, सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था। पर फिर मैं धीरे धीरे जो है अपने, मेरे को समझ में आया कि ऐसे एक्टिव रह के मैं जो है नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं ज़्यादा मतलब जिसको बोलते हैं, हाँ मैं उस टाइम भी 2022 में भी जो है प्रॉफिटेबल था, लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम पे मेरे साथ मेरे जो दोस्त है 2-4 जो मेरे फ्रेंड है जो ट्रेडिंग फ्रेंड है, उनको पता है कि मैं एक टाइम पे जो 2022 में प्रॉफिटेबल होने के बाद भी मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा था, क्योंकि मुझे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। और एक था, और क्या बोलते, मैं छोड़ने वाला था 2023 में, हकीकत बताऊँ तो। फिर मैंने जो सोचा 1 महीने तक तो मैंने रेस्ट किया, जैसे फरवरी मंथ में कहूँगा 2023 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं झेल नहीं पा रहा था इन चीज़ों को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, मतलब इतना ज़्यादा वर्क वगैरह, क्योंकि मैं जॉब भी करता था, तो फिर मैं बाज़ार पर ट्रेड भी ढूंढता था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और मैं छोड़ने वाला था आफ्टर प्रॉफिटेबल होने के बाद भी। फिर जो है मैं धीरे धीरे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में, जो मैं खुद ही बनाया, मुझे पता नहीं था इस चीज़ों को, ट्रेडिंग में जो है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग
इसको मतलब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कहते हैं, हकीकत बताओ तो 1 महीने तक तो मुझे पता नहीं चला इस चीज़ को सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कहते हैं। फिर मैंने जो है पूरे चीज़ को, हर एक चीज़ को जो है मैंने सिस्टम पर डाल दिया। और हकीकत बताऊँ, मैं इतना फ्री हूँ, मेरे को एज ए एक्टिव रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो है इसमें हफ्ते में 7 दिन में ज़्यादातर सेटअप खोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ बना हुआ है, मेरे अलर्ट आ जाता है मोबाइल से, आराम से हो जाता है। कोई चार्ट नहीं देखता हूँ, कुछ नहीं देखता, अपने आप ही सब कुछ मिलता है, अपने आप ही जो है स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है, तो कोई भी लोड नहीं आता दिमाग पे इतना ज़्यादा, ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है। बहुत कम हो गया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब 3 साल के बाद तो इतना मैं कह सकता हूँ कि एज ए सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, और दिमाग में जो स्ट्रेस होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। आप जो है ट्रेडिंग के साथ साथ कई सारे काम कर सकते हो, आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एक आराम से एक मोबाइल से कर सकते हो। हाँ, भले आपको टेस्टिंग वगैरह, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में यह है कि आपको जो बाजार में जो ट्रेड करने के लिए आपको सिस्टम ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो टेस्टिंग करोगे या जो आप टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट करोगे, उसके लिए आपको जो है सेटअप खोलने की ज़रूरत पड़ता है। बाकी जो आप ट्रेड मोबाइल से भी ईजिली कर सकते हो, बहुत आसानी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ, कई सारे मैंने आउट ऑफ द टॉपिक मैंने बात कर लिया है साइकोलॉजिकल, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अभी अगर आप देखोगे मेरे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर देखोगे, तो अभी जो है 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे जो आपको इक्विटी कर्व दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिप आया अपने प्रॉफिट में, लेकिन कोई बात नहीं, इतना जो है अपना स्टॉप लॉस टारगेट है ही। और मतलब ये होते रहता है एक्चुअली स्टॉप लॉस टारगेट। तो आगे जैसे जैसे वीक आएंगे, देखते हैं कि कैसा चलता है ये, मतलब स्ट्रेटेजी कैसा चलता है, या कैसा हमारा ट्रेडिंग करियर चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और नेक्स्ट हफ्ते मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।